नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के तटों पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के विद्युत मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से विचार साझा करेंगे। ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में 280 सदस्यों का भारतीय दल बर्लिन के लिए रवाना। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। दोपहर समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर अरब सागर में अति भीषण चक्रवात बिपरजॉय के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस चक्रवात के कल शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में मांडवी तथा पाकिस्तान में कराची के आसपास के तट को पार करने की संभावना है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर और अधिक से अधिक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। राज्य मौसम विभाग की क्षेत्रीय निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा है कि ये चक्रवात उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये तूफान जखाऊ बंदरगाह से दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि इस चक्रवात के कल जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और कराची बंदरगाहों के बीच टकराने की आशंका है। सुश्री मोहंती ने बिपरजॉय चक्रवात की तीव्रता के प्रभाव से सौराष्ट्र कच्छ के पास उत्तरी गुजरात के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। 15 तारीख को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा कच्छ, द्वारका, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी और 16 तारीख में इम्पैक्ट रहेगा नॉर्थ गुजरात रीजन, आर्जेनिंग, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जैसे बानसकांठा, साबरकांठा, पाटन, महसाना, ये सारे जगहों में भारी से अति भारी इवन एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चक्रवात के असर से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए दल तैनात किए गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जैसे जैसे स्ट्रॉम की दूरी कम हो रही है, प्रशासन भी सतर्क हो गया है। हालांकि सिस्टम किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल गुजरात में एनडीआरएफ की 16 टीमों को सौराष्ट्र में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर अजय कुमार सिंह ने राजकोट में कहा कि संभावित प्रभावों से निपटने के लिए कुल 16 टीमें कच्छ, जामनगर, द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, सौराष्ट्र में और मोरबी दीव में एक टीम और दक्षिण गुजरात में एक टीम के साथ पहुंच गई है। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चक्रवात के कारण कच्छ, जामनगर, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी और गिर सोमनाथ में तेज वर्षा हो सकती है। तटीय इलाकों से 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने बताया है कि राज्य सरकार बिपरजॉय चक्रवात से होने वाले जनधन के नुकसान को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 157 एम्बुलेंस सेवाओं सहित 239 एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी ने कहा है कि एनडीआरएफ के 18 और एसडीआरएफ के 13 दल गुजरात में तैनात किए गए हैं और पिछले 2 दिनों से लोगों को निकालने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम चल रहा है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री शाहिदी ने कहा कि ये सुनिश्चित करना है कि चक्रवात के टकराने के समय तक लोग अपने क्षेत्रों और घरों में सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा उद्घोषणाएं की जा रही हैं कि शाहिदी ने कहा है कि अब तक 45,000 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई। राजकोट मंडल रेल प्रबंधक अनिल कुमार जैन ने बताया कि रेलवे ने तूफान को देखते हुए 36 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। राजकोट मंडल में एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम ऑफिसर्स के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है राउंड द क्लॉक। साथ ही द्वारका, जामनगर और मोरबी में हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जिसमें सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर शामिल है और एक सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में तैनात की गई है, जिससे कि वो वहां पे रिस्टोरेशन का काम देख सके। यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने 36 ट्रेनें पूरी तरह से कैंसिल करी हैं और कुछ ट्रेनों को हमने शॉर्ट टर्मिनेट किया और शॉर्ट ओरिजिनेट किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और डीएमके पार्टी के संसद सदस्यों ने आज राज्य के विद्युत मंत्री सेंथिल बालाजी से मुलाकात की।
वे चेन्नई के ओमन दुरार मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सेंथिल बालाजी को कल 16 घंटे की पूछताछ के बाद आज तड़के गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि समुचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जल्दबाजी में सेंथिल को गिरफ्तार करना अमानवीय है। अस्पताल परिसर और करूर में श्री सेंथिल से जुड़ी जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ओमान दुरार सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की बाईपास सर्जरी करने की सिफारिश की है। डॉक्टरों ने आज उनका एंजियोग्राम किया और इसके बाद ये सिफारिश की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप और माईगॉव ऐप पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। टेलीफोन संख्या 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक से सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश में पिछले 9 वर्षों में आधुनिक सुधार किए गए। श्री मोदी ने आज ट्वीट संदेश में कहा कि इन सुधारों से केवल सुगम कारोबार में ही सुधार नहीं हुआ है, बल्कि युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार वृद्धि और नवाचार में तेजी लाने के लिए इस दिशा में काम करती रहेगी। सरकार ने निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया है, जिससे कई क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिली है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार सरकार की विभिन्न पहलों पर श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और कर्तव्य पथ के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई सेंट्रल विस्टा परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने, सार्वजनिक स्थान का विस्तार करने और सेंट्रल विस्टा एक्सेस का विस्तार करने के लिए नियोजित और क्रियान्वित की गई थी। परियोजना के लिए मास्टर प्लान में स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संसद भवन के निर्माण, कर्तव्य पथ जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था में संशोधन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय लेखागार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना और इसके आसपास सांस्कृतिक और विरासत सुविधाओं के संरक्षण का प्रस्ताव शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर किए गए संशोधनों को गुलामी की मानसिकता से मनुष्य की मुक्ति के लिए निरंतर संघर्ष के रूप में वर्णित किया है। आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। अब तक सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत नए संसद भवन का उद्घाटन, कर्तव्य पथ के संशोधन के साथ साथ कुछ अन्य परियोजनाओं को संपन्न किया गया है। तो ये आशा की जा सकती है कि जब परियोजना पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगी तो निस्संदेह देश के भीतर शासन के बुनियादी ढांचे को सशक्त करने में काफी मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि श्री सुलिवन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा की तैयारियों पर विशेष रूप से बातचीत हुई। उन्होंने भारत अमेरिका भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक सामरिक कार्यक्रम पर भी विचार विमर्श किया। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल जेनेवा में 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। G20 अध्यक्षता के माध्यम से भारत का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच कौशल अंतराल का आकलन करने के लिए साधनों को बढ़ावा देना और कौशल तथा योग्यता के सामंजस्य और पारस्परिक मान्यता की ओर बढ़ना है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत चौथी पर्यटन कार्य समूह और G20 पर्यटन मंत्री समूह की बैठक 19 से 22 जून को गोवा में आयोजित होगी।
आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए पर्यटन सचिव वी विद्यावती ने कहा कि दोनों बैठकों का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और इस क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है। भारत के सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों में तेजी लाने के लिए विकास और बुनियादी गतिविधियां पूरी करने पर जोर दिया। दोनों देशों के महानिदेशक स्तर के 53वें सीमा समन्वय सम्मेलन 2023 में ये फैसला लिया गया। ये सम्मेलन नई दिल्ली में 11 से 14 जून तक हुआ। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर के नगर सचिवालय से प्रदेश पुलिस की अरुणपोल ऐप नाम से एक ऐप की शुरूआत की और अरुणपोल सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में राज्य के गृहमंत्री बमांग फेलिक्स ने कहा कि अरुणपोल ऐप पुलिस स्टेशन पर आए बिना ही लोगों की शिकायत दर्ज करने में सहायता करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लेने के लिए 198 एथलीट सहित 280 सदस्यों का भारतीय दल जर्मनी में बर्लिन के लिए रवाना हो गया है। इससे पहले इस दल ने खेल प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। इन विश्व खेलों में 190 देशों के 7,000 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 17 जून से 25 जून तक आयोजित होंगे। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत दूसरे दौर में पहुंच गए हैं, जबकि आकर्षी कश्यप बाहर हो गई हैं। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के अपने पहले मैच में चीन के लू गुआंगजू को हराया। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन ने मलेशिया के ली जी जिया पर जीत हासिल की। एक अन्य भारतीय खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को अगले दौर में पहुंचने के लिए थाईलैंड के कुनलावुत वितिडसन से वॉकओवर मिला। ओडिशा में आज से कृषि महोत्सव रज मनाया जा रहा है। ये महोत्सव 3 दिन तक मनाया जाता है और कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में राज्य और देश के लोगों की खुशहाली, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि हमें ये महोत्सव जीवंत रूप से मनाना चाहिए और मानसून के आगमन का स्वागत करना चाहिए। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जो रक्तदान करते हैं और अधिक लोगों को नए रक्तदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस वर्ष के विश्व रक्तदाता दिवस अभियान का नारा है, रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने और किसी को जीवन का अमूल्य उपहार देने के संकल्प लेने को कहा है। उन्होंने सभी रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक दान और मानवता की सेवा के लिए धन्यवाद भी दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर अपने संदेश में उपराज्यपाल ने कहा कि आज के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमें स्वयं को समर्पित करना चाहिए। उपराज्यपाल ने कहा कि विश्व रक्तदान दिवस के लिए इस वर्ष का विषय है, रक्तदान करें, प्लाज्मा दान करें, जीवन दान करें और करते रहें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के तटों पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के विद्युत मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से विचार साझा करेंगे। ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में 280 सदस्यों का भारतीय दल बर्लिन के लिए रवाना। और इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।